नमस्कार दोस्तों, ओनली एसकेएमयू यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में बात करने वाले एसकेएमयू यूजी सेमेस्टर 2 जो कि सेशन है आप लोग का 2024 से 28। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जो बात करने वाले एसी इंग्लिश पेपर के जो है कुछ एमसीक्यू देखने वाले हैं। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, हम लोग जो टॉपिक वाइज एमसीक्यू कर रहे थे और इसके पहले मैंने 2 वीडियो डाला है। अगर आपने उन 2 वीडियो को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल से जाके देख सकते हैं, या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, वहाँ से सभी वीडियो को जो है सीक्वेंस में फॉलो कर सकते हैं। तो हम लोगों ने जो 2 वीडियो डाला था उनमें जो है यूनिट 1 का कंप्लीट हो गया था, और आज से जो है समझ लीजिए कि ये यूनिट 2 का पहला वीडियो रहने वाला है और एक वीडियो रहेगा। यूनिट 2 भी इसमें खत्म हो जाएगा और एक वीडियो के बाद। तो आज का जो टॉपिक है आपका इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स है, और इसके जो हम लोग रिलेटेड एमसीक्यू करने वाले हैं। तो टॉपिक क्या है? इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल। तो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल का क्या अर्थ होता है? ये जो होता है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन जो होता है, 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच होने वाला जो है संवाद है, यानी कि होने वाला कम्युनिकेशन है 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच। ठीक है, ऐसा नहीं कि यहाँ पर एक व्यक्ति और एक व्यक्ति यहाँ बात कर रहा है दोनों। तो अब मान चलिए ये दोनों व्यक्ति बात कर रहा है, कोई जो है 2 किलोमीटर बाद दूर में, तो इसको आप इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन करेंगे। ये आप इसको नहीं कर सकते, ये बहुत दूर है। यानी कि आसपास जो बैठते हैं 1-2 लोग, यानी कि उसको जो हम लोग इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कहते हैं। तो ये आप इसको समझ सकते हैं, इसका अर्थ इसका समझ सकते हैं इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल क्या है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन मेनली रेफर्स टू कम्युनिकेशन बिटवीन, यानी कि इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन मेनली किसको रेफर करता है, किसको रिप्रेजेंट करता है, किसके किसके बीच कम्युनिकेशन बताता है। ये लार्ज ग्रुप्स के बीच, यानी कि बहुत सारे भीड़ों के बीच। मान के लिए लार्ज ग्रुप मतलब 100 आदमी बैठा है, 200 आदमी बैठा है, तो उसमें हम लोग कहेंगे उसको इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन? नहीं, उसको नहीं कहेंगे। ऑर्गेनाइजेशन, इसको भी नहीं कहेंगे। 2 और मोर इंडिविजुअल्स, इसको हम लोग कहेंगे, यानी कि 2 या फिर 2 से अधिक। यानी कि समझ के चलिए कि अगर एक एक जगह एक टेबल पे मान लीजिए 2-3 आदमी बैठा है कहीं पर, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। तो ये ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि सही आंसर होगा 2 और मोर इंडिविजुअल्स। ये आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ इफेक्टिव इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, यानी कि प्रभावी तरीके से अगर इफेक्टिव इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन बताना है, यानी कि इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन बताना है, तो ये क्या जरूरी है, क्या इसेंशियल एलिमेंट होना चाहिए, क्या मुख्य तत्व है? मोनोलॉज्य, फीडबैक, नॉइज या फिर साइलेंस। तो फीडबैक आपका करेक्ट आंसर होगा, यानी कि फीडबैक इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इफेक्टिव बनाता है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन को। फीडबैक से जैसे ये पता चलता है कि जो आपने समझा या फिर नहीं समझा, तो क्या राय दी आपने, तो ये चीज़ समझ सकते हैं फीडबैक। जैसे आप लोगों ने कहीं पर कस्टमर शिकायत, यानी कि ऑनलाइन अगर कस्टमर सपोर्ट के लिए आपने कॉल लगाया हुआ, तो लास्ट में वो बोलते हैं कि फीडबैक देना बताइएगा, मतलब आपको फीडबैक देना है, आपको प्रेस करना पड़ता है 1 से 5 तक आप रेटिंग देने के लिए। तो ये चीज़ें होती है फीडबैक, यानी कि जो कम्युनिकेशन किया तो आप उससे किस तरह संतुष्ट हुए, तो ये चीज़ होता है फीडबैक को आप इस तरह समझ सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आंसर इसका? फीडबैक हो जाएगा। तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इन इंटरपर्सनल इंटरेक्शन इंक्लूड्स, यानी कि क्या शामिल करता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इंटरपर्सनल इंटरेक्शन में? तो ईमेल्स को शामिल करेगा, फ़ोन कॉल, बॉडी लैंग्वेज एंड गेस्चर या फिर रिटन नोट्स। तो इसमें शामिल जो करता है, इंक्लूड करता है बॉडी लैंग्वेज एंड गेस्चर्स, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बॉडी लैंग्वेज एंड गेस्चर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्टिव लिसनिंग इन इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन हेल्प्स टू, एक्टिव लिसनिंग जो है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में क्या हेल्प करता है, क्या मदद करता है? इंटरप्ट द स्पीकर, यानी कि जो बोल रहा है उसको परेशान करता है। अवॉइड अंडरस्टैंडिंग, यानी कि समझ को छोड़ देता है जो भी आप समझ रहे हैं उस कम्युनिकेशन से। या फिर बिल्ड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, यानी कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को बिल्ड करता है। या फिर कंट्रोल द कन्वर्सेशन, या फिर कंट्रोल करता है, यानी कि नियंत्रण करता है बातचीत को। तो इसका जो सही उत्तर होगा ये ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्ड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, यानी कि अंडरस्टैंडिंग को बनाए रखता है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्ड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। ये आपका मदद करता है एक्टिव लिसनिंग इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, विच फैक्टर कैन नेगेटिवली अफेक्ट इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, यानी कि कौन सा फैक्टर है, कौन सा वो कारक है जो नकारात्मक अफेक्ट करता है, नकारात्मक प्रभाव देता है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में? एम्पैथी, क्लियर लैंग्वेज या फिर प्रीजडिस या फिर फीडबैक। तो इसका जो सही उत्तर होगा प्रीजडिस होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर प्रीजडाइस। ये थोड़ा सा उच्चारण करने में नहीं बन रहा है, प्रीजडिस भी आप इसको मैं बोल सकता हूँ फिलहाल के लिए। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रीजडिस। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये होता क्या है, तो समझिए पहले बात को, ये इफेक्ट क्यों अफेक्ट करता है, नेगेटिवली इफेक्ट क्यों देता है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में, आपको समझिए। जैसे कि ये होता है कि प्रीजडिस जो होता है, जडिस जो है जो भी है, तो ये जो होता है वो किसी व्यक्ति को सामने वाले पहले मतलब
बोलने से पहले उसको जो है गलत मान लेता है, यानी कि जो बोलना चाह रहा है कि उसको पहले गलत मान लेता है, यही चीज़ होता है प्रीजुडिस। जैसे कि कोई बोल रहा है कि मैं कल मेला गया, तो बोलेगा, अगर उसको विश्वास है कि वो गया ही नहीं, तो वो मुँह पे बोल देगा कि तुम गलत बोल रहे हो, तुम तो मेला गए ही नहीं। ये चीज़ होता है प्रेजुडिस। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये आपका क्या देता है, नेगेटिवली इम्पैक्ट देता है, नेगेटिवली इफेक्ट देता है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, एम्पैथी इन इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन मीन्स, यानी कि एम्पैथी का क्या मतलब है, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में क्या अर्थ है एम्पैथी का, ये क्या होता है एम्पैथी? इग्नोरिंग अदर्स फीलिंग, यानी कि दूसरे के फीलिंग्स को इग्नोर करना। अंडरस्टैंडिंग अदर्स इमोशन, दूसरे के इमोशन को अंडरस्टैंड करना, समझना दूसरे के इमोशन का। या फिर डोमिनेटिंग द कन्वर्सेशन, या फिर कन्वर्सेशन को डोमिनेट करना, या फिर गिविंग ऑर्डर, या फिर ऑर्डर देना। तो एम्पैथी जो इसका मीनिंग जो होता है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में, ये होता है कि दूसरे के भावनाओं को समझना, यानी कि दूसरे के इमोशन को समझना। तो अंडरस्टैंडिंग अदर्स इमोशन, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अंडरस्टैंडिंग अदर्स इमोशंस। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, विच स्किल हेल्प इन रिसॉल्विंग कन्फ्लिक्ट्स ड्यूरिंग इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। तो कौन सा स्किल जो मदद करता है रिसॉल्व करने के लिए कन्फ्लिक्ट्स को इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के दौरान? एग्रेशंस, असर्टिवनेस, या फिर साइलेंस, या फिर अवॉइडेंस। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। असर्टिवनेस जो है इसमें हेल्प करता है, ये जो स्किल होता है असर्टिवनेस, ये हेल्प करता है किसी भी कॉन्फ्लिक्ट को रिसॉल्व करने के लिए इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में। असर्टिवनेस का मतलब जो होता है कि अपने विचार और स्पष्ट रूप से लेकिन शालीनता से रखना, यानी कि अच्छे तरीके से अपने बात को रखना, तो ये आपका होता है असर्टिवनेस। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, मेंटेनिंग आई कंटेंट ड्यूरिंग इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन शोस, जैसे कि आप आई कंटेंट बना के रखते हैं इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के दौरान, तो ये क्या शो करता है, ये क्या दर्शाता है, ये क्या निरूपण कर देता है? डिसइंटरेस्ट, यानी कि उस टॉपिक से आप इंटरेस्टेड नहीं है, या फिर उस कम्युनिकेशन से आप इंटरेस्टेड नहीं है, तो ये आपका होगा नहीं। नर्वसनेस, यानी कि नर्वसनेस फील करते हैं, तो ये भी आपका नहीं होगा। तो आपका जो सही होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अटेंशन एंड कॉन्फिडेंस। और ऑप्शन डी कन्फ्यूजन, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अटेंशन और कॉन्फिडेंस। जैसे कि दो आदमी अगर बात कर रहे हैं आपस में, दोनों अगर आई कांटेक्ट कर रहे, तो ये जो अटेंशन देता है, ध्यान देता है, और कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है आई कांटेक्ट से, ये आपका सी उत्तर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इफेक्टिव इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन रिक्वायर्स मैसेज टू बी, यानी कि इफेक्टिव अगर इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन प्रभावी तरीके से बनाना है, तो इसको क्या रिक्वायर होंगे, कौन से मैसेज का ज़रूरत होगा? कॉम्प्लेक्स मैसेज का, एम्बिजियस, या फिर क्लियर एंड कंसाइज, या फिर लेंथी। तो इसका जो क्लियर और कंसाइज होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि क्लियर और कंसाइज होना चाहिए। तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। तो ये जो होता है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो आपको इसको ध्यान से देखना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इम्प्रूव्स इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन इन द वर्क प्लेस, यानी कि कौन सा जो इसमें बताना है कि कौन सा जो ये चीज़ें वर्क प्लेस में इम्प्रूव करता है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन का? पुअर लिसनिंग, अच्छे तरीके से नहीं सुनना। ओपन एंड ऑनेस्ट कम्युनिकेशन, खुला तौर पे और ईमानदारी से बातचीत करना, कम्युनिकेशन यानी कि संवाद करना। या फिर ऑप्शन सी आपका क्या है, फ्रीक्वेंट इंटरप्शन, यानी कि बार बार परेशान करना। या फिर यूज ऑफ टेक्निकल जार्गन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ओपन एंड ऑनेस्ट कम्युनिकेशन। तो खुले में और ईमानदारी से बातचीत करना, संवाद करना, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये इंप्रूव करेगा इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन को किसी भी वर्क प्लेस पे, किसी भी कार्यस्थल पर। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओपन एंड ऑनेस्ट कम्युनिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंपोनेंट ऑफ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स फेशियल एक्सप्रेशन एंड पोस्चर। तो कौन सा कंपोनेंट है, कौन सा तो इसमें जो है तत्व है जो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में इन्वॉल्व है, फेशियल एक्सप्रेशन और पोस्चर को इन्वॉल्व करता है, यानी कि शामिल करता है। वर्बल कम्युनिकेशन को, रिटन कम्युनिकेशन को, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को, या फिर फॉर्मल कम्युनिकेशन। तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसमें कि फेशियल एक्सप्रेशन और पोस्चर को जो है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के हिस्से में रखा जाता है, यानी कि इसके अंतर्गत रखा जाता है। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफेक्टिव इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज, यानी कि इफेक्टिव पर्सनल इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन को डिस्क्राइब किया जा सकता है वन वे ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज विथ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, स्पीकिंग मोर देन लिसनिंग, अवॉइडिंग फीडबैक। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा एक्सचेंज ऑफ आइडियाज विथ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। ये आपका इफेक्टिव पर्सनल कम्युनिकेशन को डिस्क्राइब किया जा सकता है। तो एक्सचेंज ऑफ आइडियाज विथ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग,
जिसमें कि विचारों का आदान प्रदान और समझ होते थे, इसी को हम लोग जो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में कहते हैं। तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग हेल्प्स इन बिल्डिंग ट्रस्ट ड्यूरिंग इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। तो कौन सा चीज़ जो हेल्प करता है ट्रस्ट बिल्ड करने में इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के दौरान? इनकंसिस्टेंसी, ऑनेस्टी, मैनिपुलेशन, एग्रेसिव बिहेवियर। तो ये आपका जो है एग्रेसिव बिहेवियर तो होगा नहीं, मैनिपुलेट करना ये भी नहीं होगा, इनकंसिस्टेंसी ये भी नहीं होगा, तो ऑनेस्टी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑनेस्टी। ईमानदारी से बात करने पर ही सामने वाला आप पर जो है भरोसा करता है, जिससे संबंध जो होगा मजबूत होगा, जिससे बातचीत और गहरी होती जाएगी। तो ये आपका जो ट्रस्ट बिल्ड करेगा यानी कि भरोसा बिल्ड करेगा। तो कौन सा? ऑनेस्टी। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑनेस्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एबिलिटी टू एक्सप्रेस वंस थॉट क्लियरली विदाउट ऑफेंडिंग अदर्स इज नोन एज। यानी कि एबिलिटी को एक्सप्रेस करना एक दूसरे को, मतलब कि ये कौन सा जो है होगा, यानी कि एबिलिटी कौन सा एबिलिटी होगा? एग्रेशन एबिलिटी होगा, असर्टिवनेस होगा, पैसिवनेस होगा, या फिर डोमिनेंस होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा असर्टिवनेस होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। असर्टिवनेस जो होता है वह एबिलिटी होता है, यानी कि वह गुण होता है जिसमें जो है बिना किसी दूसरे को ठेस पहुंचाए अपने विचार को व्यक्त करना। अब मान लीजिए कोई दो चीज़ बात कर रहा है, अगर नहीं सुन रहा है तो आप उसको क्या करेंगे? मार के उसको सुनाएंगे कि मेरा बात सुनो, हम जो बोल रहे हैं। इस तरह आप नहीं बोल सकते, अपना अच्छे तरीके से बोलेंगे, यानी कि असर्टिवनेस। ये आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ये चीज़ होता है एबिलिटी एक्सप्रेस करना बिना किसी दूसरे को परेशान करने, यानी कि ना ठेस पहुंचाए, बिना ठेस पहुंचाए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए बैरियर टू इफेक्टिव इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। कौन सा जो एक बैरियर है इफेक्टिव पर्सनल कम्युनिकेशन में, यानी कि बैरियर यानी कि रोक देता है, यानी कि उसको मना कर देता है अच्छे से समझ। एक्टिव लिसनिंग है, एम्पैथी है, या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग है, या फिर फीडबैक है। तो ये फीडबैक भी आप आता है इंटरपर्सनल, एम्पैथी भी आता है जिसमें इमोशन को साथ जान सकते हैं, एक्टिव लिसनिंग भी आता है। तो इसका जो बैरियर जो इसमें जो बैरियर है आपका क्या है? तो ये जो प्रतिबंध करता है ये मिसअंडरस्टैंडिंग, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो होता है ये बाधा बनती है, यानी कि ये बैरियर बनाता है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मिसअंडरस्टैंडिंग जो बैरियर बन सकता है इसका इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन का। यहाँ तक ये टॉपिक था। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका पर्सनल इंटरव्यू स्किल से टॉपिक से मैंने क्वेश्चन उठाए, और ये जो है आपका टॉपिक नेक्स्ट जो टॉपिक है, ऊपर जो था इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन था, और ये जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है पर्सनल इंटरव्यू स्किल्स, जो कि यूनिट 2 के आपके सिलेबस से ही चल रहा है। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, द प्राइमरी पर्पज ऑफ ए पर्सनल इंटरव्यू इज टू, यानी कि पर्सनल इंटरव्यू का क्या मुख्य उद्देश्य है, क्या मेन पर्पज है, क्या प्राइमरी पर्पज है? तो इंटरटेन द इंटरव्यूअर को आपको इंटरटेन करना, या फिर एसेस द कैंडिडेट सूटेबिलिटी, या फिर प्रमोट द ऑर्गेनाइजेशन टेस्ट राइटिंग स्किल। तो इसका जो मेन पर्पज है, प्राइमरी जो पर्पज है वो है एसेस द कैंडिडेट सूटेबिलिटी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रॉपर प्रिपरेशन बिफोर एन इंटरव्यू मेनली हेल्प्स टू, यानी कि अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना किसी भी इंटरव्यू का, तो ये क्या है इनके मतलब हेल्प करता है, किसमें मेनली हेल्प करता है? इंक्रीज नर्वसनेस, यानी कि नर्वसनेस को बढ़ाता है। रिड्यूस कॉन्फिडेंस को घटाता है। इंप्रूव परफॉर्मेंस, या फिर अवॉइड क्वेश्चंस। तो प्रॉपर प्रिपरेशन है कि पूरे प्रॉपर तरीके से किसी भी इंटरव्यू से पहले तैयारी करना जो ये हेल्प करता है, वो इम्प्रूव करता है परफॉर्मेंस को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा, यानी कि ये आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज कंसिडर्ड अप्रोप्रिएट इंटरव्यू इटिक्विटी, यानी कि इटिक्विटी ये जो वर्ड है, तो इसका जो क्या अप्रोप्रिएट इंटरव्यू कंसिडर होता है? अराइविंग लेट, यानी कि लेट से पहुँचना। इंटरप्टिंग द इंटरव्यूअर, मेंटेनिंग आई कंटेंट यूजिंग इनफॉर्मल लैंग्वेज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेंटेनिंग आई कंटेंट, ये आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लियर एंड कंसाइज आंसर ड्यूरिंग एन इंटरव्यू इंडिकेट, यानी कि जब आप इंटरव्यू दे रहे हैं ड्यूरिंग इंटरव्यू, यानी कि इंटरव्यू के दौरान क्लियर और कंसाइज आंसर क्या इंडिकेट करता है, क्या दर्शाता है? लैक ऑफ नॉलेज, नॉलेज की कमी। पुअर कम्युनिकेशन, अच्छे तरीके से कम्युनिकेशन बातचीत नहीं करना। इफेक्टिव स्पीकिंग स्किल, या फिर ओवर कॉन्फिडेंस। तो क्लियर एंड कंसाइज आंसर जो बताता है इंटरव्यू के दौरान, ये इंडिकेट करता है इफेक्टिव स्पीकिंग इंग्लिश को, यानी कि ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉडी लैंग्वेज ड्यूरिंग एन इंटरव्यू शुड बी, यानी कि बॉडी लैंग्वेज कैसा होना चाहिए इंटरव्यू के दौरान? तो ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। एग्रेसिव होना चाहिए, बड़ा गुस्से जैसा होना चाहिए। रिलैक्स एंड कॉन्फिडेंट होना चाहिए, यानी कि शांत पूर्वक रहना चाहिए, और या फिर केयरलेस होना चाहिए, या फिर डिसइंटरेस्टेड रहना चाहिए। तो बॉडी लैंग्वेज कैसा होना चाहिए? तो बॉडी लैंग्वेज होना चाहिए रिलैक्स्ड होना चाहिए और कॉन्फिडेंट होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो
इंटरव्यू में बॉडी लैंग्वेज और कॉन्फिडेंट मतलब बॉडी लैंग्वेज कैसा होना चाहिए, तो रिलैक्स और कॉन्फिडेंट यानी कि शांत होना चाहिए और आत्मविश्वासी होना चाहिए, यानी कि खुद पे विश्वास होती है। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो ये बॉडी लैंग्वेज होना चाहिए इंटरव्यू के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग नेगेटिवली अफेक्ट्स इंटरव्यू परफॉर्मेंस। ये कौन सा जो इनमें से है जो कि नेगेटिवली इफेक्ट करता है इंटरव्यू के परफॉर्मेंस में। लिसनिंग केयरफुली, तो अब अगर आप अच्छे से सुनेंगे तो इंटरव्यू में कोई बाधा नहीं देगा। आस्किंग रेलेवेंट क्वेश्चन, जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है इंटरव्यू में उसके रेलेवेंट क्वेश्चन पूछना। शोइंग नर्वसनेस या फिर बीइंग कॉन्फिडेंट, तो इसमें कौन सा जो नेगेटिव इफेक्ट देगा तो शोइंग नर्वसनेस नहीं, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये आपका जो नेगेटिवली इफेक्ट देगा, नकारात्मक इफेक्ट प्रभाव देगा, तो ये ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिसनिंग केयरफुली टू इंटरव्यू क्वेश्चंस हेल्प कैंडिडेट्स टू, यानी कि अच्छे से सुनना इंटरव्यू के दौरान, ये जो होता है इंटरव्यू के क्वेश्चन जो अच्छे से सुनना, ये क्या हेल्प करता है कैंडिडेट को। जो कैंडिडेट इंटरव्यू दे रहा है अगर वो अच्छे से सुन रहा है इंटरव्यू वाले क्वेश्चन को, वो क्या हेल्प करेगा। गिव इररिलेवेंट आंसर, यानी कि उस टॉपिक से इररिलेवेंट मतलब कि उस टॉपिक से रिलेटेड नहीं आंसर देना, यानी कि अलग टॉपिक से आंसर देना, तो ये आपका ये हेल्प नहीं करेगा। आंसर एक्यूरेटली, ये आपका करेक्ट आंसर है, एक्यूरेट आंसर देना, तो इसलिए जो लिसनिंग केयरफुली बहुत जरूरी है, लिसनिंग यानी कि सुनना बहुत जरूरी है इंटरव्यू के क्वेश्चन को, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा, यानी कि आंसर एक्यूरेट आंसर दिया जाता है जब आप सुनेंगे अच्छे से तब। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ड्रेसिंग appropriately for an interview manner reflects personal fashion sense, respect and professionalism, creativity and a casual attitude, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रेस्पेक्ट एंड प्रोफेशनलिज्म, तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्किल हेल्प्स कैंडिडेट रिस्पॉन्ड इफेक्टिवली ड्यूरिंग एन इंटरव्यू, तो कौन सा स्किल जो है कैंडिडेट को हेल्प करता है किसी भी इफेक्टिवली रिस्पॉन्ड करने के लिए इंटरव्यू के दौरान। पैसिव लिसनिंग, एक्टिव लिसनिंग, मैकेनिकल लिसनिंग, कैजुअल हेयरिंग, तो इसका जो करेक्ट आंसर है एक्टिव लिसनिंग, जो आपको हेल्प करता है कैंडिडेट को किसी भी इफेक्टिवली रिस्पॉन्ड करने के लिए इंटरव्यू के दौरान, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा एक्टिव लिसनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आस्किंग क्वेश्चंस एट द एंड ऑफ एन इंटरव्यू शो, यानी कि इंटरव्यू के लास्ट में क्वेश्चन पूछना, ये क्या शो करता है, क्या इंडिकेट करता है। लैक ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि जो भी इंटरेस्ट के कमी को दिखाता है। डिसरेस्पेक्ट, यानी कि उसका आदर नहीं करता है, या फिर इंगेजमेंट एंड क्यूरियोसिटी, या फिर कन्फ्यूजन। तो जब भी आप इंटरव्यू के एंड में यानी कि लास्ट में अगर आप क्वेश्चन करते हैं, आस्किंग क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं, तो ये शो करता है क्या, इंगेजमेंट और क्यूरियोसिटी को वो समझाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, तो सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, इंगेजमेंट एंड क्यूरियोसिटी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यूजिंग रियल लाइफ एग्जाम्पल्स वाइल आंसरिंग इंटरव्यू क्वेश्चन हेल्प टू, यानी कि रियल लाइफ के कुछ एग्जाम्पल अगर आप इंटरव्यू के दौरान देते हैं तो ये क्या हेल्प करता है। कन्फ्यूज द इंटरव्यूअर जो इंटरव्यू ले रहा है उसे कन्फ्यूज करने के लिए। अवॉइड डायरेक्ट आंसर को अवॉइड करने के लिए, या फिर मेक आंसर मोर क्रेडिबल, यानी कि आंसर को और क्रेडिबल बनाने के लिए, या फिर इंक्रीज इंटरव्यू ड्यूरेशन, या फिर इंटरव्यू के ड्यूरेशन को यानी कि समय को बढ़ाने के लिए। तो इसका जो सही उत्तर होगा तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मेक आंसर मोर क्रेडिबल, यानी कि उत्तर को विश्वसनीय और प्रभावशाली बनने के लिए जो है रियल लाइफ एग्जाम्पल लिया जाता है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मेक आंसर्स मोर क्रेडिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रैक्टिसिंग मॉक इंटरव्यूज बिफोर द एक्चुअल इंटरव्यू मेनली हेल्प्स टू, यानी कि इंटरव्यू देने से पहले प्रैक्टिस करना मॉक इंटरव्यू को, तो ये क्या हेल्प करता है, मेनली किस चीज़ के लिए हेल्प करता है। इंक्रीज फियर, डर को कम करने के लिए। इम्प्रूव कॉन्फिडेंस एंड क्लैरिटी, कॉन्फिडेंस और क्लैरिटी को बढ़ाने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए। या फिर रिड्यूस प्रिपरेशन, या फिर तैयारी को कम करने के लिए। या फिर अवॉइड फीडबैक, या फिर फीडबैक को अवॉइड करने, फीडबैक को छोड़ने के लिए। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इम्प्रूव कॉन्फिडेंस एंड क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस को इम्प्रूव करने के लिए, बढ़ाने के लिए जो है प्रैक्टिस करना जरूरी है। मॉक इंटरव्यू यानी कि एक्चुअल इंटरव्यू, रियल इंटरव्यू देने से पहले प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। ये क्या हेल्प करता है, इंप्रूव करता है कॉन्फिडेंस को और क्लैरिटी को, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन आस्क्ड ए डिफिकल्ट क्वेश्चन इन एन इंटरव्यू, एक इंटरव्यू के दौरान अगर डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछा जाता है तो द बेस्ट रिस्पॉन्स इज टू, यानी कि कौन सा बेस्ट रिस्पॉन्स होगा। गेस द आंसर, आंसर को गेस करना। या फिर रिमेन काम एंड आंसर ऑनेस्टली, या फिर शांत रहना फिर आंसर देना ऑनेस्टली। या फिर चेंज द टॉपिक, या फिर टॉपिक को चेंज कर देना। या फिर स्टे साइलेंट, या फिर चुप हो जाना एकदम पूरी तरह से। तो इसका जो सबसे जो
अच्छा तरीका इसका क्या है, तो इसका सबसे अच्छा तरीका है रिमेन काम, यानी कि सबसे अच्छा है क्या, शांत रहकर ईमानदारी से उत्तर देना। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, रिमेन काम एंड आंसर ऑनेस्टली, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑनेस्टी ड्यूरिंग ए पर्सनल इंटरव्यू इज इम्पोर्टेंट बिकॉज इट, यानी कि ऑनेस्टी या ईमानदारी पर्सनल इंटरव्यू के दौरान इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, क्योंकि इम्प्रेस थ्रू exaggeration, build trust and credibility, avoid responsibility, शॉर्टेंस द इंटरव्यू। तो इसका जो ऑनेस्टी क्या रिप्रेजेंट, यानी कि क्यों इंपॉर्टेंट है पर्सनल इंटरव्यू के दौरान, क्योंकि ये जो ट्रस्ट बिल्ड करता है और क्रेडिबिलिटी को, यानी कि बिल्ड ट्रस्ट एंड क्रेडिबिलिटी। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ईमानदारी से जो इंटरव्यूअर के साथ विश्वास और क्रेडिबिलिटी बनाता था। ये आपका ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंडिंग ए फॉलो अप थैंक यू मैसेज आफ्टर एन इंटरव्यू शोज, यानी कि एक इंटरव्यू के बाद फॉलो अप थैंक यू मैसेज सेंडिंग करना, ये क्या इंडिकेट करता है, क्या शो करता है, डिस्प्रेशन, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, प्रोफेशनलिज्म एंड कोर्टेसी, या फिर ओवर कॉन्फिडेंस। तो ये जो शो करता है, यह आपका ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रोफेशनलिज्म एंड कोर्टेसी, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। यानी कि आपके शिष्टाचार और पेशेवर व्यवहार को दर्शाता है ये, जब आप फॉलो अप एंड थैंक यू मैसेज करते हैं इंटरव्यू के दौरान। तो ये था आपका क्वेश्चन, और जो हम लोगों ने इस वीडियो में 2 टॉपिक से उठाए क्वेश्चन, जो कि यूनिट 2 के थे। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे और क्वेश्चंस के बारे में। तो आप लोगों ने अगर पहले के वीडियो को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल से जाकर देख सकते हैं, या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, और वहाँ से आप जो है सीक्वेंस में सभी वीडियो को फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में बस इतना है, थोड़ा मोड़ा हो सकता है कि कहीं पर मैं एक्सप्लेन अच्छे से नहीं कर पाया, तो मेरा भी इंग्लिश उतना अच्छा नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ जहाँ मैं समझा पाऊँ तो मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग